हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। वेक्टर एडिशंस का कुछ न्यूमेरिकल्स आज लेकर आए हैं। उम्मीद है आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है जो बेस्ड है एडिशन ऑफ वेक्टर पर, यानी जो सॉल्व होगा वो टू वेक्टर्स का जिस तरह से सम हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी फार्मूला को यूज़ करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी ये सारे जो क्वेश्चंस है वो ऑल क्वेश्चंस जो दिया हुआ है यहाँ पे वो सभी सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा से। और वो हम आपको बता चुके हैं कि अगर टू वेक्टर्स है और उसका सम का मैग्नीट्यूड निकालें तो r इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स a एंड b। 1 2 3 4 अभी यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। इसके आगे भी और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन। बारी बारी से हम इसे सॉल्व करते हैं और आपको बताएंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन है जनरली हर जगह आपको मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि वेक्टर्स तो एक चैप्टर है लेकिन वेक्टर्स का यूज पूरे फिज़िक्स के चैप्टर्स में है। आप देख रहे होंगे कि फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरह इस वाले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। अब टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करेंगे तो कैसे, वो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। डिस्प्लेसमेंट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है उसका इक्वेशन पढ़ते हैं और कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर से ही आप कर सकते हैं और उसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है व्हेन ए मैन वॉक्स 200 मीटर ड्यू ईस्ट एंड नेक्स्ट 200 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है इन सबको। अब यहाँ पे मुझे मिटाना होगा और अगर मिटा देते हैं तो फिर क्वेश्चंस जो है मुझे पता कैसे चलेगा। तो इधर जो दिखा है रिजल्टेंट फोर्स निकालना, ये दोनों को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ और क्वेश्चंस नंबर 1 का आंसर है पहला कि व्हेन ए मैन वॉक्स 200 मीटर ड्यू ईस्ट एंड नेक्स्ट 200 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी पहला यहाँ पे जो कह रहा है 200 मीटर चलता है। यहाँ देखिए 200 मीटर, ये एरो जो है ईस्ट का दिखा रहे हैं, ये ईस्ट की तरफ है। और फिर जो है 200 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के प्लेन में ये फिर जो है मैन डिस्प्लेस्ड होता है और वो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर 200 मीटर है। तो आपको बताते हुए चलें कि ये वाला जो लाइन है ये नॉर्थ का है, इधर जो बता रहे थे वो ईस्ट का है। और अब जो कह रहा है क्वेश्चंस वो ये कह रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट ये है, यानी इसमें जाएगा ये, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहेगा 60 डिग्री तो हम लोग यहाँ नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यानी हमेशा जो एंगल यूज़ करेंगे अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह रहा है तो वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, और वो कितना है 60 डिग्री। कहाँ से चले आप, यहाँ से। मान लिया एक पॉइंट ए है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका सी पॉइंट्स है। तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। तो आप पहला जो डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर वो ईस्ट की तरफ है ए बी के अलाउ, और फिर जो है दूसरा जो वेक्टर है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो 200 मीटर ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन ईस्ट नहीं है बल्कि चेंज हो गया है और वो डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट प्लेन में अगर हम लोग देखेंगे तो वो वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है वो BC के अलोंग है। तो अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कौन सा है। तो ये जहाँ से चला और जहाँ तक गया, इसका ये लाइन जो होगा, मैंने बताया था कि टू वेक्टर्स को सम करना है तो ट्रायंगल्स लॉ से, पैरेललोग्राम्स लॉ से तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को इसीलिए हम लोग यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं क्योंकि ये इधर जा रहा है, फिर पहला और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये वाला लाइन होगा और ये ट्रायंगल्स बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसको D से शो कर रहे हैं, और ये जो D है D
उसको अब हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो फार्मूला बताए थे a√a² + b² + 2ab cos थीटा, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको आप a मान लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड है ये, और ये वाले को b मान लीजिए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड जो है 200, यानी दोनों जो है यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है। तो हम लिख सकते हैं पहला 200 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी आपका 200 है, 200 का स्क्वायर प्लस 2ab था, तो a और b जो है 200 इंटू 200 है और क्या था cos थीटा, तो थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है 60। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 200√3 मीटर। अब देखोगे 200√3 मीटर जो आंसर आ रहा है ये इसका मैग्नीट्यूड है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट 200√3 ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब देखिए कि ये किधर जा रहा है। तो आपका जो है एक पहला वेक्टर तो ईस्ट था, दूसरा वेक्टर जो है नॉर्थ ईस्ट था 60 डिग्री पे, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से आप काउंट करेंगे और वो अल्फ़ा है, और इस अल्फ़ा से यूज़ करेंगे हम लोग tan को, और tan का जो आएगा एंगल्स tan के रूप में, तो हम उससे अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर डायरेक्शन बताएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पर दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है ठीक है। तो 200√3 मीटर जो है उसका मैग्नीट्यूड आया डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो वो डायरेक्शन देखेंगे क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, बनाइएगा, और हमें याद अगर रहा तो मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा, जगह है नहीं तो हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर से मिटा देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं और डायरेक्शन चाहिए। तो tan अल्फ़ा = होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। b की जगह पर 200 है, sin 60 आपका √3/2 होता है। a के वैल्यू को पुट करेंगे तो 200 + 200 और cos 60 1/2। तो आप देखो कि ये 2 से ये 100 हो जाएगा, तो 100√3 ऊपर हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 100 है तो 300 हो गया। ये दोनों जीरो ख़त्म हो गया, यानी √3/3 आ रहा है। इसको हम लोग रेशनलाइज करके लिखेंगे तो 1 क्या आएगा, √3। तो 1/√3 जो है tan अल्फ़ा है = 1/√3। तो आपको पता है कि अल्फ़ा कितना रखेंगे कि ये 1/√3 होगा, तो वो यहाँ पर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है यहाँ पर 30 डिग्री पर डायरेक्शन है किसका, उस डिस्प्लेसमेंट का, उसके रिजल्टेंट का। और वो किस डायरेक्शन में है 30 डिग्री, किधर जा रहा है, देखिए ईस्ट इधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर है, तो उसी के प्लेन में जा रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं कि नॉर्थ, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो देखेंगे कहाँ से एंगल यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, तो ये आपका 30 डिग्री है। तो कहाँ से कहाँ कह सकते हैं, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो वो d बराबर हो जाएगा 200√3 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट है पहले वाले क्वेश्चंस का। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना था, और वो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड आउट किए वो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए कि जब एक आदमी 200 मीटर ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ चलता है, और फिर 200 मीटर जो है वो पूरब से किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जाता है 60 डिग्री एंगल के साथ, तो उस आदमी का विस्थापन निकालिए, उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करिए। यानी कि व्हेन ए मैन वॉक्स 200 मीटर ड्यू ईस्ट एंड नेक्स्ट 200 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आगे दूसरा क्वेश्चंस, बोर्ड पे मैंने जो क्वेश्चंस लिखाया था उसी क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मुझे याद है, ध्यान है कि क्या क्वेश्चंस है। तो दूसरा क्वेश्चंस अगर यहाँ पे फिर से रिपीट करें, लिख दें, और वो फिगर के साथ था, यहाँ पे कह रहा है, अब हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज कर जाए। यहाँ दिया हुआ है मान लिया 100 न्यूटन, और यहाँ पर है 50 न्यूटन, ठीक। ये 20 kg का एक ट्रॉली है,
और या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, आपको बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन गिवन बॉडी। कोई बॉडी दिया हुआ है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं क्या कि दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है 100 न्यूटन और 50 न्यूटन्स का, वो सेम डायरेक्शन में। और जब हम बात किए थे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स के एप्लीकेशंस पे कि जब सेम डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स या मोर देन 2 वेक्टर्स होगा तो वो उसका अलजेब्रिक सम होगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर इसको अगर F1 कह दें और इधर वाले को F2 कह दें, तो F1 प्लस F2 जो है आपका 100 और प्लस 50, तो टोटल जो हो जाएगा 150 न्यूटन। यानी 150 न्यूटन जो होगा वो इसके ऊपर लग रहा है। और इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन रहता कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, तो हम लोग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अभी यहाँ पर वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ बता रहा है कि फोर्सेस को ऐड करिए। तो ऐड कर दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे उसका रिजल्टेंट निकालिए। तो 150 न्यूटन इसका रिजल्टेंट है। इसी तरह से इसमें जो सवाल पूछ रहा है, ये 30 kg का है और यहाँ पर 15 न्यूटन है, दूसरा अगर 25 न्यूटन है और इधर से कोई अगर लगा रहा है 40 न्यूटन है, तो इस पे इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो अब आप देखोगे क्या कि जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड करना रहता है, और जब अपोजिट डायरेक्शंस में रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में है उसको ऐड कर देंगे, और उसमें जितने सारे फोर्सेस अगर उसके अपोजिट होगा, जो फोर्स एक डायरेक्शन में ले रहे हैं आप, उसके अपोजिट और फोर्स जो काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसे आप ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस फोर्सेस के अपोजिट है, तो उतना क्या कर दोगे, माइनस करोगे। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स का होगा, सीधा सीधी आप लिखिए कि ये 40 है ठीक है, और माइनस ये 40 है और इधर भी 40 है, तो 0 हो गया। तो 0 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। देखने से लग रहा है 3 फोर्सेस है, और ये 3 फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, लेकिन रिजल्टेंट क्या मिला, 0। तो हम लोग अगर घर में टेबल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी रखा हुआ है, मान लिया जाए बुक्स रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग काउंट करेंगे। और अभी जो उस बुक के ऊपर फोर्स लगेगा, जब आप उसको इधर से उधर नहीं करेंगे, सिर्फ रखा हुआ है, तो उस पर सारे फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस उस पर काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो और भी फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो जो भी फोर्सेस हैं उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। तो वो बॉडी उसी पोजीशंस में रहेगा, या उसे हम लोग दूसरे भाषा में इक्विलिब्रियम में कहेंगे। यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि अगर वो पहले से रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है या मोशन में था तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा रहेगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब ये हुआ कि बॉडी किस पोजीशन में पहले था, अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। कब, जब उस पर टोटल फोर्स 0 है। उसी तरह यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 50 न्यूटन और 25 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, यानी 2 आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 50 न्यूटन और 25 न्यूटन से पुश कर रहा है इस ब्लॉक को, और उधर से भी एक अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी पुश कर रहा है, ठीक है। तो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो 0 होगा। और अगर 0 होगा और ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में था पहले से ऑलरेडी तो भी फोर्स जो आप लगा रहे हैं और उसका सम 0 आ रहा है, तो वहाँ पर वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि फोर्स अगर 0 है तो बॉडी हमेशा और हमेशा रेस्ट में रहेगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो पहले से मोशन में चल रहा था तो अब अगर फोर्स काउंट करेंगे 0 है तो वो उसी मोशन में चलेगा, या अगर पहले से वो रेस्ट में था तो फोर्स अगर उस पर 0 है तो हमेशा 0 होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है
आपको अभी हम बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखवाए थे जो वही है। अब जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आर 30 न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड 40 न्यूटन पर कूलम एक्ट कर रहा है एट अ गिवन पॉइंट। मान लो कहीं पर ये दोनों लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलरली, एक्ट एट ए गिवन पॉइंट परपेंडिकुलरली, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ, रिजल्टेंट निकालने का मतलब हुआ आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करेंगे। और हम इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर्स में, कैसे आप किसी वेक्टर के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है, वो बताए थे। और उसी का जो है कुछ क्वेश्चंस जो आज हम करा रहे हैं वो एकदम 100% उसी पर बेस्ड है। आप वही फार्मूला लगाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप का जो मिलेगा वो उस फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 30 न्यूटन पर कूलम और 40 न्यूटन पर कूलम है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, अलग अलग है मैग्नीट्यूड के साथ, और डायरेक्शन जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लग रहा है तो वो रिजल्टेंट बताइए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट ये है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर लग रहा है, इधर मान लिया इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, पॉइंट को मान लो P है, तो 30 न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहला हो गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये E1 है। दूसरा कह रहा है क्या कि परपेंडिकुलरली है, P पॉइंट पे लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लग रहा है इस P पॉइंट पे। एक इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर या तो इधर या इधर लगेगा। तो सपोज करो इधर दिखा रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और ये आपका 40 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आप अब जो है इस पॉइंट पे जो लग रहा है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो हम एरो दिखाए हैं ऐसे, एक्चुअल में ये जो लगेगा, दिखाना अगर होगा तो ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये इसी पॉइंट पर ये भी लग रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन इस तरह से जो हमारा मकसद है दिखाने का वो ये है कि लग तो इसी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो टोटल जो सम होगा आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। क्योंकि 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो एक वेक्टर का जो हेड होगा तो दूसरा वेक्टर जो होगा वो हमेशा उस के टेल से कनेक्ट होगा और तभी उसका डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो हो सकता है मालूम हो जाए, पता चल जाए, लेकिन वो भी हमेशा नहीं पता चलेगा, लेकिन डायरेक्शन फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर इधर ही ले लेते पॉइंट तो मैग्नीट्यूड जो है वो वही आ जाता जो अभी हम लोग फाइंड आउट करना है, लेकिन डायरेक्शन फिर अंतर हो। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे लग रहा है, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E2 वो इस पॉइंट पर ही लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करिएगा तो हेड इसका देखिए, ये यहाँ पर ये हेड है और इसका जो है वो क्या हो गया, टेल हो गया, क्योंकि ये जा रहा है इधर तो इसका ये टेल ही होगा। अब हेड और टेल जब हो गया तो ये वाला जो लाइन है वो रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लिया E है, और वेक्टर में हमने लिखा था कि R = A वेक्टर प्लस V वेक्टर। तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं E1 + E2। अब जो E = है E1 + E2, यहाँ पे एरो देना होगा और अब निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, परपेंडिकुलरली है, इसका मतलब 90 डिग्री। तो E का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 90 डिग्री पर, जब एक दूसरे पर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा 90 है, और थीटा अगर 90 है तो फार्मूला वही लगेगा A² + B² + 2AB cos थीटा और उसके ऊपर रूट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग लिखेंगे E1 का स्क्वायर, A और B की जगह पे E1 और E2 लिख रहे हैं, E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ तक पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो बच रहा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 का वैल्यू दिया हुआ है ये वाली, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर और प्लस E2 जो है वो है 40 न्यूटन, तो 40 का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 900 प्लस 1600, और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे 2500, तो 2500 जो है वो इक्वल होगा रूट से बाहर होकर 50 न्यूटन पर कूलम के। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यूनिट यहाँ पर यूज़ करेंगे और वो होता है न्यूटन पर कूलम, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 30 न्यूटन पर कूलम में लिखा गया है, और यहाँ वाला भी जो है वो आपका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम में। तो 50 न्यूटन पर कूलम ये उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यानी इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो 50 न्यूटन पर कूलम कर रहा है। अब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों का अलग अलग है क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस में परपेंडिकुलरली दिखा रहा है। तो परपेंडिकुलरली जो है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को या कोई भी टू वेक्टर्स को लेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, और इसी फार्मूला से हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन निकालें, तो पता है कि ये वाला जो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस अल्फ़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, इसको अगर हटा दें यहाँ से, अगर अल्फ़ा को यहाँ पर से यूज़ करें तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला देखिए b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। b यहाँ पर क्या है E2 है, तो यहाँ पर E2 लिख सकते हैं, साइन कितना है 90 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 कॉस कितना 90, तो साइन 91 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ दिख रहा है वो है बन करके जो आएगा वो होगा E2 बाई E1। अब दोनों का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, एक होगा 40 ये वाला और ये है 30, यानी 4 बाई क्या आया 3। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, तो अल्फ़ा कितना हो गया tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब 4/3 जो है अगर आप डिग्री में लिखना चाहेंगे तो इसको लॉग में देखिएगा तो शायद 52 डिग्री होता है। अब ये एक अगर इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है तो हम लोग शो करेंगे कि अगर ये ईस्ट की तरफ है लग रहा है और ये नॉर्थ की तरफ लग रहा है तो यहाँ पर 52 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखें। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो 50 न्यूटन पर कूलम होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो 52 डिग्री होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ये जो दिख रहा है वो यहाँ पर 52 डिग्री। अगर नहीं भी लिखते हैं और सिर्फ लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 तो कोई गलत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको आप एक दो बनाइए। देखिए, ए स्टूडेंट वॉक 10 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख रहे हैं इसे, एंड ड्यू यहाँ दिखाना होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस है ड्यू, नेक्स्ट डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर ही है, ड्यू दे रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा कुछ है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है आप यहाँ पे स्टूडेंट, या रिजल्टेंट भी कहता है। तो आप क्वेश्चन समझिए, 10 मीटर किधर है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और फिर नेक्स्ट डिस्टेंस जो चल रहा है वो 30 मीटर ड्यू, 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री
वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हम भी चलते हैं रोड पर तो हमेशा सीधा नहीं चलते, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अब कभी ज़्यादा टाइम लेकर के चेंज होता है, कभी तुरंत भी चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको हेड और टेल बहुत ज़रूरी है, और जब तक हेड और टेल नहीं आपको ऐड करना आएगा तब तक आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो आप पहले इसको देखिए कि 10 मीटर किधर जाता है। आप सबसे पहला काम क्या करें, इसके डायरेक्शंस को शो करें। आपको ये मालूम है कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक, पहला जो वेक्टर है 10 मीटर, ठीक, किधर जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अभी बोला कि नॉर्थ ईस्ट यही है, इस प्लेन में जो है ये 30 डिग्री पर जा रहा है 10 मीटर, ये दिखा दिया। अगर ये वेक्टर ए कह दें तो उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं तो आप कह सकते हैं ए बराबर 10 मीटर और इस डायरेक्शन में। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 10 मीटर वो ड्यू 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट किधर है भाई, इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इस प्लेन में चलेगा। तो कितना मीटर चलेगा 10 मीटर, लेकिन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ है तो ये ऐसे चला। ध्यान दीजिए, जब हम ये चलेंगे तो इसको आप 30 डिग्री लिखेंगे और होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। उसी तरह से 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है तो 30 डिग्री ये हुआ और वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये है, देखिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहे हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो आगे वाला को पहले आप लिखेंगे, यानी वेस्ट है नॉर्थ तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। अगर कहता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री तो आप ये नहीं लेते, वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहता है तो इधर से ये क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी आगे जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसको पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर जो जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं हम लोग उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको कंसीडर करना होगा। तो फिर से एक बार डायरेक्शन समझिए, यहाँ पे 10 मीटर जो है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट चलता है, तो ये 10 मीटर है, 30 डिग्री है यहाँ पे। अब कहेंगे कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो जब आप इस एक्सिस के साथ चल रहे हैं या आप ईस्ट से कंसीडर कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ जाना, तो कितने डिग्री पर हैं आप, तो 30 डिग्री पर हैं। ईस्ट से कितना, किधर, नॉर्थ की तरफ, तो ये 30 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस एक्सिस से तो हम लोग लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और अगर आपका ये 30 डिग्री जो है इस एक्सिस से दिखा रहा है तो आप लिखेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। एक चीज़ और यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर टेल हो गया और दोनों एक साथ टेल होगा तो आपका मैग्नीट्यूड हो सकता है सही हो, डायरेक्शन गलत हो जाएगा, तो फिर ये आंसर भी आपका रॉन्ग होगा। तो उसको सही करने के लिए यहाँ जिस तरह का फिगर दिया हुआ रहता है या यहाँ जो फिगर हमने बनाया है उस फिगर में दिख रहा है कि दोनों का टेल है एक पॉइंट पे, लेकिन आपको जब ऐड करना होगा तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। तो हम लोग इसको फिर से बनाएंगे एक फिगर जिसमें एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल को रिप्रेजेंट करना होगा, और उसको जो कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तभी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करेक्ट निकलेगा। तो आप देखो कि पहले फिर से ध्यान दीजिए, पहले जो चल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो पहले वाला ये दिखा दिया, ये हेड हो गया। अब ये जो यहाँ से हमने दिखाया है हम लोग इसी के पैरेलल इसके ऊपर उठा के ऐसे ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ बन रहा है, नॉर्थ है, तो यहाँ ये 30 डिग्री है और यहाँ पर जो है ये देखिए 30 डिग्री। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका है, अब मीटर कितना है जी, ये इसका 10 मीटर है और इसका भी कितना है 10 मीटर। तो जहाँ से आप चले, इसमें कहीं पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जहाँ से चले और जहाँ तक गए नहीं कर सकते, क्योंकि टेल आपको सही दिशा और डायरेक्शन नहीं देगा। कौन देगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन सही, तो वो ये इस तरह से एक हेड और दूसरा उस वेक्टर का टेल से जुड़ा होना चाहिए। अब अगर आप ऐड कर देते हैं इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या किया कि इस जो टेल और टेल था, इस टेल को हमने यहाँ से कनेक्ट किया और ये उसके पैरेलल है, यानी जितने एंगल पर है 30 डिग्री पर वो क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से ये चल करके ये जो दिखाएंगे वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको डी से शो करते हैं। तो अब जब डी शो कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर एंगल पूछेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि वो एंगल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस एक्सिस से 30 डिग्री पर है, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये 30 डिग्री पर है, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है। ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वेक्टर जो टर्न ले रहा है वो डायरेक्शन जो है दोनों वेक्टर के बीच का है। तो यहाँ से आपका सीधे ये वेक्टर जा रहा है और टर्न ले रहा है इस तरह से, तो 60 डिग्री यहाँ इस वाले का और 30 डिग्री इस वाले का, तो टोटल जो टर्न लिया वो 90 डिग्री से लिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दो दिखा रहे हैं उसके बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ 60 और प्लस 30 ये मिल करके 90, क्योंकि यही आपका टर्न ले रहा है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और थीटा जब 90 होगा तो सिंपली हम लोग पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक का वैल्यू है 10 का स्क्वायर, दूसरे का वैल्यू भी है 10 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करे थे और इसको आप 10√2 मीटर लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब इसका डायरेक्शन जो है आप खुद से इसको फाइंड आउट करिए, और वो फार्मूला है tan अल्फ़ा = b/a। आप देखिएगा जब 90 डिग्री पर रहता है तो tan अल्फ़ा b/a के रूप में होगा, और b जो है यहाँ पर 10 है और a भी 10 है, तो 1 आया, तो अल्फ़ा कह सकते हैं 45। अब बता दीजिए भाई कि ये डायरेक्शन जो है 45 डिग्री पर तो है, लेकिन वो किस प्लेन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ में है, किस में है, तो ये जो लाइन है रिजल्टेंट का है, और ये लाइन जो रिजल्टेंट का है वो किस प्लेन में दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट में दिख रहा है। तो अल्फ़ा 45 डिग्री जो है वो किस में है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाए तो डी जो है यहाँ पर आपका क्या दे दिया, 10√2 मीटर, ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बुक में होगा। उम्मीद है आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को समझ पाए होंगे, और प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस और हम जो है अगले लेक्चर्स में बताएंगे, और उसके साथ साथ जो है आपके जो पॉलीगन्स लॉ है, यानी मोर देन 2 वेक्टर्स अगर है तो फिर हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पास हैं उसको बनाइए, और उम्मीद है मुझे कि आप अब जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।